Myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, GDB Government Girls College, Kota. BSc Part 3rd, Paper 2nd, Unit 5th, Carbohydrate Scheme. चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उनका क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, मोनोसेक्राइड्स, ओसाजोन का निर्माण जो है उसकी क्या मैकेनिज्म है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का इंटर कन्वर्जन, एल्डोज श्रृंखला का बढ़ना और घटना, मोनोसेक्राइड्स का ओरिएंटेशन, एरिथ्रो और थ्रियो डेरिवेटिव्स, ग्लूकोज का मैनोज में परिवर्तन, मोनोसेक्राइड्स की रिंग स्ट्रक्चर का निर्धारण और ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर का निर्धारण कैसे करेंगे। इसी तरह से राइबोज डीऑक्सीराइबोज की स्ट्रक्चर, डाइसेक्राइड मोनोसेक्राइड्स का जनरल इंट्रोडक्शन, ये हम सब जो है वो इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मनुष्य के भोजन का एक महत्वपूर्ण अंग है। पाचन क्रिया के दौरान इनका जल अपघटन होता है और ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के रूप में ये रक्त के द्वारा कोशिकाओं में पहुंचते हैं, जहाँ इनका ऑक्सीकरण होता है और कार्बोहाइड्रेट व जल बनते हैं। इस प्रोसेस में ऊर्जा भी रिलीज होती है जो एनिमल्स के विभिन्न कार्यों को करने में प्रयुक्त होती है। ये पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया होती है जिसके द्वारा हरे रंग के पेड़ पौधों में क्लोरोफिल व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड व पत्तियों में विद्यमान जल संयुक्त होकर कार्बोहाइड्रेट बनाता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। जो एनिमल सेल्स में कार्बोहाइड्रेट का जो ऑक्सीकरण होता है वह फोटोसिंथेसिस से बिल्कुल अपोजिट होता है और कोशिकाओं में इसके ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा मुक्त होती है, जो रिलीज होती है, वह वही ऊर्जा होती है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान सूर्य के प्रकाश से एब्जॉर्ब होती है। इन यौगिकों का नाम कार्बोहाइड्रेट इसलिए पड़ा क्योंकि प्रारंभ में इस श्रेणी के जो सारे कंपाउंड्स थे उनका जनरल फार्मूला CnH2O C2H2O होल 7 था, अर्थात इनके अंदर कार्बन के हाइड्राइड था जो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज C6H12O6 का सूत्र C6H2O होल 6 व सुक्रोज C12H22O11 व इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो C12H2O होल 11 लिखा जा सकता था। किंतु बाद में जब हमने जैसे जैसे जो है इसके अंदर रिसर्च हुआ तो उसके अनुसार जो है इसको हमने इसका जनरल फार्मूला जो है वो बदल गया। जैसे कि डीऑक्सीराइबोज का जनरल फार्मूला C5H10O4 है। इसके विपरीत ऐसे यौगिक हमें ज्ञात हुए हैं जिनके अंदर की CXH2O होल Y के अनुरूप होते हैं किंतु वे कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड CH2O एसिटिक एसिड, CH3COOH मतलब C2H2O होल ट्वाइस इत्यादि। इसके उपरांत भी इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण इन यौगिकों का प्रचलित नाम जो है वो कार्बोहाइड्रेट ही रखा गया। वर्तमान में जो है वो इसे हम ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। समस्त कार्बोहाइड्रेट्स या तो स्वयं पॉलीहाइड्रोक्साइड कार्बोनिल यौगिक होते हैं जिसमें कि एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, अथवा वे जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रोक्साइड कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें कि ग्लूकोज एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा फ्रैक्टोज एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। सुक्रोज जल अपघटन करके
ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का मिश्रण देता है, जबकि स्टार्च के पूर्ण जल अपघटन पर केवल शुद्ध ग्लूकोज ही हमें प्राप्त होता है। इसी तरह से हम देखें कि मॉलिश टेस्ट जो कि हम लेबोरेटरी के अंदर भी करते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए, इसके लिए पदार्थ के जलीय विलयन को एक परख नली में लेकर उसके अंदर हम 1-2 ml जो है मॉलिश रिएजेंट डालते हैं और अच्छी तरह हिलाते हैं, और फिर उस परख नली के सहारे से धीरे धीरे से हम कंसनट्रेट H2SO4 को डालते हैं। तो ये भारी होने के कारण वह परख नली के नीचे की तरफ जो है वो एकत्रित हो जाता है, जिससे कि परख नली में द्रव की 2 सतह बन जाती है और दोनों सतहों के बीच में एक लाल बैंगनी रंग की रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये टेस्ट जो है वो हम लेबोरेटरी में करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और सुक्रोज के आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसके बाद में हम देखें कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। कार्बोहाइड्रेट्स को उनके स्वाद के अनुसार 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। एक होती है शुगर्स और दूसरी होती हैं नॉन शुगर्स, जिनको उनके हम पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। शुगर्स ये सफ़ेद क्रिस्टलीय पानी में घुलनशील होती हैं और स्वाद में मीठी होती हैं। इनमें मुख्य रूप से 2 समूह में बांटा गया है, मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स वे होते हैं, इन्हें हम सरल सेक्राइड्स भी कह सकते हैं। इनका जल अपघटन नहीं होता है और ये स्वयं पॉलीहाइड्रोक्साइड कार्बोनिल यौगिक होते हैं। समस्त जो सरल कार्बोहाइड्रेट्स के नाम के अंत में ओज आता है, अतः यदि मोनोसेक्राइड्स में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है तो इससे एनोस और कीटोनिक समूह उपस्थित होता है, इसे कीटोस कहते हैं। अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इनके अंदर हम सफिक्स और प्रीफिक्स लगा देते हैं। जैसे कि अगर 6 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं तो एल्डोस को हम जो है वो एल्डो हेक्सोज। इसी तरह से अगर 5 कार्बन परमाणु हैं तो कीटोपेंटोज कहते हैं। ओलिगोसैक्राइड्स वे यौगिक होते हैं जो जल अपघटन करने पर 2 से 10 तक के मोनोसेक्राइड दे सकते हैं। ओलिगोस ग्रीक लेटर है, इसका मीनिंग होता है फ्यू, अर्थात इन यौगिकों में मोनोसेक्राइड्स की संख्या निश्चित होती है। उस निश्चित संख्या के आधार पर इन यौगिकों का हम वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे 2 सेक्राइड्स यूनिट्स वाले यौगिकों को हम डाइसेक्राइड्स कहते हैं, जैसे कि सुक्रोज है, ग्लूकोज है, फ्रैक्टोज है, ये सब डाइसेक्राइड्स होते हैं। लैक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज को डाइसेक्राइड्स। इसी प्रकार से 3 सेक्राइड्स यूनिट्स वाले यौगिकों को हम ट्राइसेक्राइड्स कहते हैं, जैसे कि ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज प्लस गैलेक्टोज, ये एक ट्राइसेक्राइड है। इसी प्रकार टेट्रापेंटा सेक्राइड्स आदि जो है वो मोनोसेक्राइड्स की संख्या के आधार पर हम इनका नाम दे सकते हैं। इसके बाद में दूसरी है नॉन शुगर्स पॉलीसेक्राइड्स। ये पदार्थ सामान्यतः अक्रिस्टलीय होते हैं, जल में विलय होते हैं या अल्प विलय होते हैं, स्वादहीन होते हैं। ये जल अपघटन पर बहुत सी संख्या में मोनोसेक्राइड्स बनाते हैं। इनके मॉलिक्यूलर वेट का मान बहुत अधिक होता है और अनिश्चित होता है, इसीलिए इन अणुओं में स्थित मोनोसेक्राइड्स इकाइयों की संख्या भी निश्चित नहीं होती है, अतः इन्हें हम पॉलीसेक्राइड्स इसीलिए कहते हैं। नेचर में पाए जाने वाले पॉलीसेक्राइड्स का जनरल फॉर्मूला C6H10O5 होता है। इनको उदाहरण के लिए हम देखें, स्टार्च है, सेलुलोज है, ये जो है वो हमारे पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। एक अगर हम चार्ट के रूप में देखें तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट हमारा है शुगर और दूसरा है नॉन शुगर्स पॉलीसेक्राइड्स। ये क्रिस्टलाइन शुगर्स जो हैं वो क्रिस्टलाइन, मीठी और जल में घुलनशील होती है, जबकि नॉन शुगर्स जो हैं पॉलीसेक्राइड्स अक्रिस्टलीय होते हैं, स्वादहीन और जल में विलय होते हैं, अल्प विलय होते हैं। इनको
जो शुगर्स हैं दो पार्ट में डिवाइड होती हैं, मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स दो पार्ट में, डाइसेक्राइड और ट्राइसेक्राइड्स। इसी तरह से मोनोसेक्राइड्स जो हैं उनको हम टेट्रोज, एल्डोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेक्सोज के अंदर भी जो है कीटो हेक्सोज जो कि ग्लूकोज होता है और फ्रैक्टोज होता है, और एल्डो हेक्सोज जो कि ग्लूकोज होता है, इसको हम कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखें कि मोनोसेक्राइड्स क्या होंगे। तो ये एक सरल शुगर होती है, इसका जलपघटन नहीं होता है। कार्बोनिल समूह की प्रकृति के आधार पर इनमें दो प्रकार के होते हैं, एल्डोज और कीटोज। इनका कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड प्रकृति का होता है, अर्थात ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं। अणु में विद्यमान कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर इनमें में ट्रायोज, टेट्रोज आदि भी कहा जाता है। एल्डोज, ट्रायोज 3 कार्बन एटम हैं, 4 कार्बन है तो एल्डोटेट्रोज, 5 हैं तो एल्डोपेंटोज और 6 हैं तो एल्डोहेक्सोज। कीटोज जो हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड की कीटोनिक प्रवृत्ति होती है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। एल्डोज की भांति कीटोज भी कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर कीटो, ट्रायोज, टेट्रोज आदि कहलाते हैं। ग्लूकोज एवं फैक्टोज को अगर हम देखें तो ग्लूकोज को डेक्सट्रोज और ग्रेप्स शुगर में या ब्लड शुगर में भी कहा जाता है, क्योंकि ये पके हुए अंगूरों और मनुष्य के रक्त में पाया जाता है। ये मीठे फल, शहद तथा डायबिटीज़ के रोगियों के यूरिन में भी पाया जाता है। प्रयोगशाला में इसे शक्कर या सुक्रोज के जलावटन से बनाया जा सकता है। जैसा कि हम देखते हैं, सुक्रोज है हमारा C12H2211 प्लस H2O HCl के प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करवाएंगे तो ग्लूकोज प्लस फैक्टोज C6H12O6 बनेगा। फैक्टोज की तुलना में कम विलयशील होने के कारण यह ठंडा करने पर विलयन से पृथक हो जाता है, और इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो स्टार्च से किया जा सकता है। स्टार्च होता है हमारा C6H10O5 प्लस NH2O इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2.3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो हमें ग्लूकोज मिलता है C6H12O6। फ्रैक्टोज मीठे फलों के रस में पाया जाता है, इसे हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज के साथ यह शहद में भी पाया जाता है, और संयुक्त अवस्था में ये शक्कर और इंसुलिन में भी पाया जाता है। ये सफ़ेद क्रिस्टलाइन पदार्थ होता है जो जलावटन के साथ 102 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है। ये स्वाद में बहुत मीठा और जल में अत्यंत घुलनशील होता है। वह कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होता है। डहेलिया की जड़ों के से प्राप्त जो इंसुलिन का जलावटन है उससे भी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। फ्रक्टोज की मिठास सुक्रोज के सर्वाधिक होती है। ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज होता है, जिसमें एक एल्डिहाइडिक और 5 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं। एल्डिहाइडिक समूह के कारण ये HCN के साथ में साइनोहेड्रिन बनाता है और रिडक्शन होकर अंततः ये एनहेक्सेन व ऑक्सीडाइज्ड होकर ग्लूकोनिक एसिड और सैकेरिक एसिड बनाता है, तथा 5 हाइड्रोक्सी समूह के कारण ये पेंटा एसिटल डेरिवेटिव भी बनाता है। तो ये अगर हम देखें कि किस तरह से जो है ये साइनोहाइड्रिन से ग्लूकोज सार्बिटॉल रिडक्शन पे और फिर HCl लाल फॉस्फोरस की प्रेजेंस के अंदर ये हेक्सेन बनाता है। इसी तरह से ये ग्लूकोज जो है वो एनहाइड्रेट के साथ में क्रिया करके पेंटा एसिटल ग्लूकोज बनाता है।
Br2 और H2O के प्रेजेंस के अंदर ऑक्सीडेशन पर ये ग्लूकोनिक एसिड, जो कि फिर सेकेंड मॉलिक्यूल HNO3 के साथ में ऑक्सीडाइज होके और सैकेरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से ग्लूकोज के विपरीत फ्रैक्टोज जो है वो एक कीटोहेक्सोज होता है, जिसमें कि दो जिसमें सेकेंड कार्बन एटम पर एक कीटोनिक समूह उपस्थित होता है, जबकि शेष पांच कार्बन परमाणुओं पर हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होता है। अतः ग्लूकोज और फ्रैक्टोज की स्ट्रक्चर जो है वो लगभग एक जैसी होती है, केवल फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम पे ही इनके स्ट्रक्चर में अंतर होता है। इसी कारण ग्लूकोज और फ्रैक्टोज दोनों यौगिक हाइड्रोजन से क्रिया करके एक ओसाजोन का निर्माण करते हैं। तो ये हम देखें कि किस तरह से जो है ये ओसाजोन बनता है। ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ फेनिल हाइड्रोजन, इसके साथ में रिएक्शन कराते हैं C6H5NH2, तो ओसाजोन का फॉर्मेशन करते हैं। ओसाजोन, मैकेनिज्म ऑफ ओसाजोन फॉर्मेशन क्या है, ये अगर हम देखें तो ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन के साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया देता है, जिसमें ग्लूकोज का एक अणु फेनिल हाइड्रोजन के 3 अणुओं के साथ में मिलकर ग्लूकोसाजोन का निर्माण करता है। इनके कुछ स्टेप्स, किस तरह से रिएक्शन होती है, ये है हमारा ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करेगा और 3 मॉलिक्यूल रिएक्शन करके ये ग्लूकोसाजोन में कन्वर्ट होता है। यहाँ हमारे ग्लूकोज अणु के बाकी 4 कार्बन परमाणुओं के भाग को हमने 8 से रिप्रेजेंट कर दिया। उपयुक्त अभिक्रिया से निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पर फेनिल हाइड्रोजन एक ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है, जिसमें कि CHO समूह C डबल बॉन्ड O समूह में ऑक्सीकृत हो जाता है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह व्यवहार करता है। अतः उपयुक्त क्रियाविधि को हम सही नहीं मान सकते हैं, इसलिए नई क्रियाविधि जो है वो बताई गई। इस मैकेनिज्म के अंदर भी फेनिल हाइड्रोजन जो है वो रिएक्शन करते हैं 3 मॉलिक्यूल के साथ में और ओसाजोन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में अणु का अगला CHO समूह भाग नहीं ले पाता है, क्योंकि ओसाजोन की संरचना चिलेशन अर्थात हाइड्रोजन बॉन्ड पर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में परिवर्तन के कारण स्थायी हो जाती है, जैसा कि हम ये देख रहे हैं। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है इस तरह से और ये स्टेबल स्ट्रक्चर बना लेता है। तो ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज एक ही प्रकार का ओसाजोन बनाते हैं, जो नारंगी रंग के क्रिस्टलिक ठोस यौगिक के रूप में होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 206 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस तरह से ये ओसाजोन का बनाना जो है वो हम बता सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का इंटर कन्वर्जन होता है और ग्लूकोज और फ्रैक्टोज एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं। ग्लूकोज का फ्रैक्टोज में परिवर्तन जो है ये सबसे पहले ग्लूकोज का ओसाजोन बना लेते हैं और ये ओसाजोन जो है वो डाइल्यूट HCl से हाइड्रोलाइज्ड होकर ग्लूकोसॉन बनाता है, जो कि जिंक और एसिटिक एसिड के साथ में रिड्यूस होकर फ्रैक्टोज बना देता है। तो इसकी क्रियाविधि को हम इस तरह से दर्शा भी सकते हैं कि किस तरह से होता है। तो ये हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा कि किस तरह से जो है वो इंटर कन्वर्जन होकर ग्लूकोज का फ्रैक्टोज में इंटर कन्वर्जन होता है। तो ये इंटर कन्वर्जन ग्लूकोसाजोन बनाता है, फिर डाइल्यूट HCl से अपघटित होकर ग्लूकोसॉन बनाता है, जो कि जिंक और एसिटिक एसिड के साथ में क्रिया करके फ्रैक्टोज बनाता है। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से ये होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरह से जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स
कितने तरह के होते हैं, क्या उनका क्लासिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है, और ग्लूकोज और फ्रैक्टोज जो है वो किस तरह से हम बना सकते हैं। तो ये इंटर कन्वर्जन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।